हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआईएस विद राजा सर पे। आज हम क्लास 12th एनआईएस का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको, इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके अच्छे से बनाया गया है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 23 जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से नए हथियार प्रयोग में लाए गए थे। तो पहले विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए, पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। और पहले विश्व युद्ध में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हथियार यूज किए गए थे, तो हवाई जहाज का यूज किया गया था, टैंकों का यूज किया गया था और पनडुब्बियों का यूज किया गया था, उपयोग में लाया गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन कहता है 1914 तक किए गए दो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोगों के नाम बताइए। तो 1914 मतलब पहले विश्व युद्ध से पहले दो अंतरराष्ट्रीय सहयोग कौन कौन से हो चुके थे। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा त्रिपक्षीय संधि और त्रिपक्षीय सहयोग, ये दो ऐसे समझौते थे जो पहले विश्व युद्ध से पहले पहले हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोग प्रभावित हुए। तो पहले विश्व युद्ध से लगभग कितने लाख लोग या कितने लोग प्रभावित हुए थे। तो पहले विश्व युद्ध में लगभग 10 लाख लोग तो मारे गए थे और 20 लाख लोग इसमें घायल हुए थे और लाखों लोग शरणार्थी हो गए थे। शरणार्थी मतलब अपना देश, अपना घर जमीन छोड़ छाड़ के दूसरी जगह चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने किसकी ओर से युद्ध किया था। तो पहले विश्व युद्ध में भारत जो था उस समय क्या था, ब्रिटिश अंग्रेजों का गुलाम था। तो हम उस समय अंग्रेज ब्रिटेन की सेना की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। तो याद रखना है बच्चों, पहले विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से देखिए, अभी जितने हमने 4 क्वेश्चन पढ़े, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों के चारों क्वेश्चन पहले विश्व युद्ध से थे। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ज्यादातर रूसी क्रांति से होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, बोल्शेविक क्रांति से पहले रूस में कौन कौन सी राजनीतिक प्रणाली थी। तो मतलब बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी ये मैं आपको बताऊंगा। अभी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी जिसे हम रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति से पहले रूस के अंदर एक राष्ट्र जो राजनीति थी वो एक राजतंत्रीय व्यवस्था थी। ठीक है, जिसका जो शासक होता था राजा को जार कहा जाता था। बोल्शेविक क्रांति से पहले, बोल्शेविक क्रांति को एक और नाम से जानते हैं रूसी क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है, रूसी क्रांति से पहले रूस में कौन सी व्यवस्था चलती थी, एक तंत्र राजनीति। एक तंत्र बोल सकते हो या राजतंत्र भी बोल सकते हो। एक तंत्र मतलब वही राजा का शासन, एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते थे, राजा के नाम से जार, वहां के राजा को जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 1917 में रूसी क्रांति को दूसरे और किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, मैंने अभी बताया था कि रूसी क्रांति बोलो या बोल्शेविक क्रांति बोलो, कम्युनिस्ट क्रांति बोलो, बात एक है। ठीक है, और रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। ठीक है, तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको, मेरे को लगता है कि उम्मीद है कि इसको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जार के समकालीन, अभी मैंने आपको बताया था जार किसे कहते थे। 1917 से पहले जो एक तंत्रीय राजनीति व्यवस्था रूस के अंदर चलती थी उसमें राजा जो होता था उस राजा को जार कहा जाता था। तो जार के समकालीन रूस में महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह के नाम लिखिए। तो देखिए, जब रूस के अंदर जार का सिस्टम चलता था या राजतंत्र चलता था उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह थे। तो एक तो सामाजिक लोकतंत्रवादी थे, दूसरा उदारवादी थे, तीसरा आपका समाजवादी क्रांतिकारी थे। ठीक है, जो जार के समकालीन राजनीतिक समूह थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निजी संपत्ति की समाप्ति का क्या अर्थ होता है। देखो, निजी संपत्ति की समाप्ति का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो अपने पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, अपनी कोई भी, मतलब जैसे कि आप जमीन नहीं रख सकता अपनी, आपका कोई निजी, आपका पर्सनल कोई भी जो क्या कहते हैं संपत्ति होगी वो नहीं हो सकती। उस पर किसका अधिकार होगा, राज्य का स्वामित्व होगा। राज्य मतलब सरकार का स्वामित्व होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साम्यवाद किसे कहते हैं? तो देखिए, साम्यवाद उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है। देखिए, उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूंजी, मशीनरी, उन सभी पे राष्ट्र का स्वामित्व होता है, मतलब देश का स्वामित्व होता है। ठीक है, देश की सरकार का मालिकाना हक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पूंजीवाद का क्या अर्थ है? तो पूंजीवाद निजी संपत्ति को, देखो पूंजीवाद में क्या होता है ना, पूंजीवाद का मेन उद्देश्य तो पहली बात लाभ कमाना होता है। मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। ठीक है, इसमें सरकार का कंट्रोल क्या होता है? कम से कम होता है। और इसमें पूंजीवाद के अंदर क्या है, आप निजी संपत्ति रख सकते हो, पर साम्यवाद में निजी संपत्ति नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, पूंजीवाद निजी संपत्ति और बाजार पर आधारित प्रणाली होती है। इसमें संपत्ति के जो मालिक होते हैं, इसमें काम करने वाले श्रमिकों के शोषण से अपना लाभ प्राप्त करते हैं। तो पूंजीवाद का मेन उद्देश्य मैंने आपको बताया था, लाभ कमाना होता है, और इसमें निजी संपत्ति रख सकते हैं और बाजार पे संबंधित प्रणाली होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, निरंकुशता का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता क्या होती है? तो देखो, जब हम किसी व्यक्ति पे अंकुश नहीं लगा सकते, मतलब रोक नहीं लगा सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? निरंकुशता कहते हैं। ठीक है, निरंकुशता एक शासन प्रणाली है जिसमें राजा का शासन होता है, वह संपूर्ण शक्तियों का मालिक होता है। तो राजा के शासन में, अभी आप नॉर्थ कोरिया में देखिए, किम जोंग उंग है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, अपनी मनमर्जी करता है। तो निरंकुशता मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसपे कोई रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, रूस का नया संविधान कब बना? तो देखिए, 1917 में रूस में क्या हुई थी बच्चों? क्रांति हुई थी। 1917 में रूस में क्या हुई थी? क्रांति, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति। और रूस का जो नया संविधान है वो बना था 1918 में। कब बना था प्यारे बच्चों? 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इस वीडियो को अगर आप देखते ना, तो आपने अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, अगर इस वीडियो को आप बार बार देखते तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके पेपर में। देखिए, लेनिन लाल सेना का गठन क्यों किया था? तो मैंने क्या बताया था आपको, 1917 में रूस में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। ठीक है, क्रांति जो हुई थी लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और इसने क्रांति के लिए क्या बनाई थी? एक सेना बनाई थी जिसे लाल सेना के नाम से जानते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों का दमन करने के लिए लेनिन ने ट्रांस्की के साथ मिलकर के लाल सेना का गठन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चेका क्या है? तो चेका लेनिन के द्वारा संगठित की गई एक पुलिस सेना का नाम था, जो क्रांति विरोध षड्यंत्रकारियों से निपटने के लिए जो मतलब लेनिन और ये ट्रांस्की जो मिलकर के क्रांति लाना चाहते थे रूस के अंदर, अगर उसका कोई दमन करना चाहता है, तो उसके लिए लेनिन और स्टालिन ने एक पुलिस सेना बनाई थी जो हमारी क्रांति का दमन करेगा। तो उसके लिए एक पुलिस है, तो उसी पुलिस को कहते थे चेका। क्या कहते थे प्यारे बच्चों? चेका के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, लाल आतंक से क्या समझते हैं? तो देखिए, रूस ने चेका के द्वारा, चेका आपको मैंने बता दिया क्या है, पुलिस थी जो क्रांति का विरोध करते थे, तो चेका क्या करती थी? उसको उनका दमन करते थे। चेका के द्वारा 10,000 से भी अधिक व्यक्तियों को प्राणदाह किया था। रूस ने क्या करा? चेका के द्वारा 10,000 से ज्यादा लोगों को जान से मार डाला। जार एवं उसके परिवार के सदस्यों को और अन्य समर्थकों की क्या कर दी? हत्या करवा दी चेका ने। और बोल्शेविकों के द्वारा की गई ये भयानक घटना इतिहास में लाल आतंक के नाम से जाना जाता है। समझता हूं कि मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपको यहां तक वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्रेसिडियम विधानमंडल से क्या कार्य था? जो प्रेसिडियम विधानमंडल बनाया गया था रूस के अंदर, उसका कार्य क्या था? तो प्रेसिडियम विधानमंडल गणतंत्र की सर्वोच्च विधायिका, प्रशासन और नियंत्रण की संस्था थी। यह सीमित मंत्रिमंडल नियुक्त करती थी जिसके हाथ में रूस का वास्तविक शासन होता था, लेकिन उसके कामों पर जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का क्या होता, स्वीकृति लेनी पड़ती थी केंद्रीय कार्यकारिणी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रूस में मार्च की क्रांति के बाद किसके नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई थी? तो रूस में जो मार्च की क्रांति हुई थी या बोल्शेविकों के नेतृत्व में सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, रूस में मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? तो रूस में जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत थे, समाजवादी सिद्धांत, इसका प्रसार लेनिन ने लोगों तक फैलाया। ठीक है, मार्क्स के जो सिद्धांत है उसका प्रचार लेनिन ने फैलाया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के दो परिणाम लिखिए। तो नवंबर 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी या बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं, उसके परिणाम क्या हुए? अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, ठीक है, और संविधान का एक नए संविधान का निर्माण हुआ। तो रूस में नया संविधान कब बनाया था? मैंने पीछे आपको पढ़ाया था 1918 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रांति की सफलता के दो कारणों को लिखिए। तो क्रांति, जो रूसी क्रांति हुई थी, इसकी सफल क्यों हो गई थी ये क्रांति? क्योंकि रूस का जो मिडिल क्लास था, मजदूर वर्ग था, उनका पूरा पूरा सपोर्ट था, ठीक है। नवीन विचारधाराओं का प्रभाव था, जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी, जो लेनिन ने फैलाई थी, इस विचारधारा का भी लोगों में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्यारे बच्चों, नवंबर 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो नवंबर 1917 की जो क्रांति हुई थी वो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। और इस वीडियो का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, रूस की क्रांति के दो कारणों को लिखें। तो जो रूस में क्रांति हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके क्या कारण क्या थे? एक तो वहां का राजा निरंकुश था, उस निरंकुश शासन व्यवस्था या एक तंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना था। और अगला है सेकंड पॉइंट, आपका रासपुतीन का प्रभाव, ठीक है। रासपुतीन का प्रभाव का मतलब ये हो गया कि वहां के जो राजा महाराजाओं के जो फैमिली थे ना, और जो वहां का जो जार था राजा, उसकी जो वाइफ थी, उसका बहुत ज्यादा शक्तियों का मिसयूज किया जा रहा था, उसी को कहते हैं रासपुतीन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए ये 2 S है, एक शेयर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई किसी नए सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो या किसी तरह की चेंजेस चाहिए होती हुई, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8287785263। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।